नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं व्हाट ट्रेक विद पीआरएम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, रेक्टिफाइबल का क्या मीनिंग है? अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आज का फ्रेजल वर्ब है थम्ब्ड थ्रू एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है जल्दी जल्दी पन्ने पलट कर देखना। ठीक है, जब जल्दी जल्दी आप किसी चीज के पन्ने को पलटते हो, चाहे वो मैगजीन हो, बुक हो या कोई न्यूज़पेपर हो या कोई डॉक्यूमेंट्स हो, तो उसके पन्ने को जब आप सरसरी निगाहों से पलट कर देखते हो तो वहां पर हम थम्ब्ड थ्रू का फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। इंग्लिश में है इसका मीनिंग टू क्विकली टर्न द पेजेस ऑफ अ बुक, मैगजीन और एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है, अभी हम नॉर्मली कैसे यूज करते हैं, जैसे मैं आपको इसमें यूजेस भी सिखाऊंगी। जैसे हम बोले अगर थम्ब्ड थ्रू अ बुक, मतलब क्या हो गया? किताब को जल्दी जल्दी पलटना। ठीक है, किताब के पन्ने को जल्दी जल्दी पलटना। थम्ब थ्रू अ मैगजीन मतलब क्या हुआ कि पत्रिका, मतलब मैगजीन का हिंदी पत्रिका होता है, तो पत्रिका के पन्ने पलटना। तो ये इसका अर्थ है, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। थम्ब थ्रू अ बुक, थम्ब थ्रू अ मैगजीन, थम्ब थ्रू द न्यूज़पेपर, थम्ब थ्रू द फाइल, जैसा आपको सही लगे, जो भी आपके आगे सिचुएशन हो। यहाँ पे एग्जाम्पल है, शी थम्ब्ड थ्रू द न्यूज़पेपर बिफोर ब्रेकफास्ट। उसने नाश्ते से पहले अखबार जो है जल्दी जल्दी पलट कर देखा, मतलब सरसरी निगाहों से देखा। जैसे आप नॉर्मली बेसिक इंग्लिश में बोलते हैं ना, फ्लिप थ्रू करना या स्कीम थ्रू करना, ये सब भी इसके सिनोनिम्स है, मतलब इसके एवज में ये सारे एक्सप्रेशन भी हम यूज करते हैं। फाइन, तो थम्ब थ्रू का अर्थ समझ में आया क्या हुआ। नेक्स्ट है इट्स अ रिगार्डलेस वर्ड जो है एडवर्ब है, और रिगार्डलेस का अर्थ होता है बिना परवाह किए या चाहे कुछ भी हो। मतलब कहते हैं ना ऐसा कि रिगार्डलेस है, रिगार्डलेस क्या हो गया? चाहे कुछ भी हो, डिस्पाइट एवरीथिंग। तो रिगार्डलेस का अर्थ है बिना परवाह किए, विदाउट केयरिंग, या परिस्थिति सिचुएशन जैसी भी हो, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, फिर भी वही काम करना। ठीक है, तो अगर इसका इंग्लिश मीनिंग समझे तो विदाउट केयरिंग अबाउट द सिचुएशन डिस्पाइट एवरीथिंग, तो उसे हम कहते हैं रिगार्डलेस। अभी कैसे यूज करेंगे देखो, रिगार्डलेस ऑफ एज, अगर हम बोल रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ एज, तो इसका क्या अर्थ हो गया? उम्र की परवाह किए बिना। रिगार्डलेस ऑफ द वेदर, मौसम की परवाह किए बिना। फाइन, रिगार्डलेस द वेदर, रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट, मतलब क्या हुआ? खर्च की परवाह किए बिना। तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं नॉर्मली अपने वर्ड को याद करने के लिए, रखने के लिए। ठीक है, तो रिगार्डलेस का अर्थ समझ में आया, विदाउट केयरिंग अबाउट द सिचुएशन। एग्जाम्पल देखते हैं, शी कंटिन्यूड हर वर्क रिगार्डलेस ऑफ द क्रिटिसिज्म, उसने क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना की परवाह किए बिना अपना काम करना जारी रखा। अभी हम इसका अगर देखें कि बेसिक इंग्लिश में हम इसे क्या बोलते हैं, आप बोलते हो ना एनीवे, फिर भी, नेवरदलेस फिर भी, इसके बावजूद भी, डिस्पाइट दैट, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। किसके सिनोनिम्स हो जाते हैं? रिगार्डलेस के। नेक्स्ट वर्ड है डिकेंजियन वर्ड जो है एडजेक्टिव है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। और डिकेंजियन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है, देखो डिकेंजियन जो था ना, एक व्यक्ति था, तो चार्ल्स डिकेंजियन उसका नाम था। तो ऐसे कहते हैं डिकेंजियन मतलब कि चार्ल्स डिकेंजियन जैसी गरीबी। तो इसका अर्थ है, हम कब कब यूज करते हैं, इसका जो मीनिंग है वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है कि गरीबी, कठिन परिस्थितियों या सामाजिक असमानता से जो चीज जुड़ा हो, तो वहां पर हम डिकेंजियन बोलते हैं। ये जनरली आपको न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिलता है। जैसे तो डिकेंजियन का जब हम यूज करते हैं तो वो पॉवर्टी से रिलेटेड होता है, या आप कहते हो हार्श लिविंग कंडीशन, मतलब कठिन परिस्थितियों से रिलेटेड होता है, भीड़ भाड़ से रिलेटेड भी होता है, सोशल इनजस्टिस, सामाजिक असमानता, ये भी आप बोल सकते हो, इन ह्यूमन कंडीशन। तो देखो चार्ल्स डिकेंजियन जो थे ना, वो एक प्रसिद्ध लेखक थे, तो उनके जो नॉवेल्स थे वो इसी तरह के होते थे। तो समझ में आया, डिकेंजियन मतलब गरीबी, कठिन परिस्थिति, सामाजिक असमानता। इंग्लिश में बोले तो लाइक द हार्श, पुअर एंड अनफेयर वर्ल्ड। अब कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं? जैसे हम बोलते हैं अगर डिकेंजियन पॉवर्टी, मतलब क्या हुआ? अत्यधिक गरीबी है। डिकेंजियन कंडीशन, तो डिकेंजियन कंडीशन अगर आप बोल रहे हो तो इसका अर्थ हो जाता है कि बहुत ही खराब परिस्थिति, बहुत ही खराब सिचुएशन। ठीक है, तो वहां पर हम डिकेंजियन, अगर मान लो अगर हम बोल रहे हैं कि यार ये डिकेंजियन सीन्स हैं, तो मतलब क्या हो? दयनीय
दृश्य है। तो इस तरह से आप यूज करोगे। हमारा जो यहाँ पे एग्जाम्पल है, जैसे द रिपोर्ट डिस्क्राइब्ड डिकेंजियन लिविंग कंडीशन इन द स्लम। हालांकि मैंने यहाँ पे तो हिंदी अर्थ दिया है ब्रैकेट में, लेकिन इसका अगर अर्थ समझे तो क्या हो गया कि जो रिपोर्ट में झुग्गी स्लम है, झुग्गी की अत्यंत दयनीय जीवन स्थितियों का वर्णन किया गया है रिपोर्ट में। ठीक है, मतलब कि डिकेंजियन लिख दिया तो उसका क्या अर्थ हो गया कि बहुत ही खराब कंडीशन, लिविंग कंडीशन जो है। हमारा नेक्स्ट इडियम है कुशन द फॉल। इस इडियम को डिस्कस करने से पहले मैं एक सिंपल सा बात बोलना चाहती हूँ। कुशन मतलब क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज जो गद्देदार हो। तो कुशन द फॉल मतलब हो गया कि जैसे मान लो आप गिर गए, कोई गिर रहा हो और उसके नीचे गद्दे लगा दिए गए या कुशन लगा दिया गया, तो क्या होगा? उसे चोट कम लगेगी ना, बस यही कॉन्टेक्स्ट है। तो कुशन द फॉल इडियम का अर्थ होता है किसी नुकसान, किसी झटके या कोई कठिन परिस्थिति के प्रभाव को, इसके इफेक्ट को कम करना। टू रिड्यूस द बैड इफेक्ट ऑफ ए डिफिकल्ट सिचुएशन, और कोई भी बड़े लॉस के इफेक्ट को कम करने को हम बोलते हैं कुशन द फॉल। ठीक है, समझ आया? तो कुशन द फॉल फाइनेंशियली अगर हम बोल रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो आर्थिक नुकसान का जो है असर वो कम करना। अगर हम बोल रहे हैं कुशन द फॉल फॉर वर्कर्स, मतलब क्या हुआ? कर्मचारियों, वर्कर्स पर पड़ने वाले असर को कम करना। अगर हम बोल रहे हैं कुशन द इकोनॉमिक फॉल, तो उसका अर्थ क्या हो गया? आर्थिक गिरावट के प्रभाव को, उसके इफेक्ट को कम करना। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ रिलीफ पैकेज टू कुशन द फॉल फॉर स्मॉल बिजनेसेस। हालांकि मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे ब्रैकेट में हिंदी मीनिंग दे रखा है, लेकिन अगर फिर भी हिंदी मीनिंग नहीं रहे तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे क्या अर्थ है कि सरकार ने स्मॉल बिजनेसेस या छोटे व्यवसायों के लिए कुशन द फॉल, झटके का असर कम करने हेतु रिलीफ पैकेज की अनाउंसमेंट की है, रिलीफ पैकेज की घोषणा की है। कहते हैं ना सॉफ्टन द ब्लो, या आप कभी कहते हो ना ईज द इम्पैक्ट, मतलब इम्पैक्ट को कम करना। हमारा अगला वर्ड है इनग्रेस। इनग्रेस, इनग्रेस INGRESS, इनग्रेस एक नाउन है और इनग्रेस का अर्थ होता है प्रवेश या अंदर जाने की क्रिया या अंदर जाने का रास्ता। मतलब क्या हुआ कि इसका अर्थ क्या हुआ? अंदर जाने की क्रिया, अंदर जाने का रास्ता, मतलब एंट्री और एंट्रेंस। तो वहां पर हम क्या बोलते हैं? इनग्रेस बोलते हैं। तो द एक्ट ऑफ एंटरिंग अ प्लेस और वे टू एंटर को हम क्या बोलेंगे? इनग्रेस बोलेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना इनग्रेस ऑफ वाटर, पानी का अंदर प्रवेश। ठीक है, पॉइंट ऑफ इनग्रेस बोलते हैं, मतलब प्रवेश बिंदु। या यहाँ पे है, जैसे मान लो अगर हम बोल सकते हैं, यहाँ पर तो खैर मैंने दो बताया है। जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं फ्री इनग्रेस, तो मतलब क्या हुआ है? फ्री प्रवेश, फ्री प्रवेश है, कोई चार्जेस नहीं। इस तरह से आप यूज कर सकते हो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में। समझ में आया इनग्रेस का अर्थ क्या है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, ओनली स्टाफ मेंबर्स हैव इनग्रेस टू दिस एरिया। ओनली स्टाफ मेंबर्स, मतलब कि सिर्फ स्टाफ मेंबर्स जो है, यहाँ के कर्मचारी को इस एरिया में प्रवेश की अनुमति है। तो इनग्रेस को आप नॉर्मली इंग्लिश में क्या बोलते हो? एंट्री बोलते हो, एंट्रेंस बोलते हो। तो अगर यहाँ पे ओनली स्टाफ मेंबर्स हैव इनग्रेस टू दिस एरिया, यहाँ पे इनग्रेस नहीं रहता तो एंट्रेंस रहता। तो इस तरह से आप मतलब कि बोल सकते हो इनग्रेस। ये एडवांस इंग्लिश हो जाता है क्योंकि मैं आपको न्यूज़पेपर के फ्रेजेस वर्ड्स बताती हूँ, तो यहाँ पे आपको एडवांस वर्ड्स ही मिलेंगे। हमारा अगला वर्ड है डिसेंटर। डिसेंटर DISINTER, डिसेंटर। डिसेंटर वर्ब होता है और इसका अर्थ होता है दफनाई हुई चीज या शव, मतलब डेड बॉडीज को जमीन से बाहर निकालना। ठीक है, टू डिग अप समथिंग दैट वाज बuried और स्पेशली अ डेड बॉडी। तो जब कोई चीज हो, कोई वस्तु भी हो सकती है या कोई चीज, कोई शव हो सकता है जो जमीन में दफनाया गया है, उसे आप जब निकाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम डिसेंटर बोलेंगे। जैसे कहते हैं ना डिसेंटर अ बॉडी, शव को कब्र से बाहर निकालना। या आप ऐसे भी बोलते हैं लीगली डिसेंटर। लीगली डिसेंटर क्या हो गया? कानूनी रूप से कब्र से निकालना। ठीक है, या आप बोलते हो डिसेंटर द कॉफिन, ताबूत को बाहर निकालना। तो ये अर्थ होता है डिसेंटर का। एग्जाम्पल क्या है? द पुलिस डिसाइडेड टू डिसेंटर द बॉडी फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए, जांच के लिए डेड बॉडी को, शव को कब्र से बाहर निकालने का निर्णय लिया। अगर आपको पता है शव को और इंग्लिश में क्या बोला जाता है एडवांस इंग्लिश में, और बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, C से स्टार्ट होता है। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट वर्ड है
इट्स अ रेक्टिफाइबल। रेक्टिफाइबल अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको मीनिंग पता है तो कमेंट बॉक्स में पॉज करके वीडियो को जरूर बताइए। यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं रेक्टिफाइबल का अर्थ क्या होता है। पहले तो ये एडजेक्टिव है और रेक्टिफाइबल का अर्थ होता है जिसे सुधारा जा सके या जिसे ठीक किया जा सके, तो उसे हम रेक्टिफाइबल बोलेंगे। ठीक है, समथिंग दैट कैन बी करेक्टेड और समथिंग दैट कैन बी फिक्स्ड, मतलब कि जिसे ठीक किया जा सके, जिसे सुधारा जा सके, उसे हम रेक्टिफाइबल बोलते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं अगर रेक्टिफाइबल एरर, मतलब सुधारी जा सकने वाली गलती। यहाँ पे रेक्टिफाइबल एरर है ना, ऐसी गलती जिसे सुधारा जा सके। या हम बोलते हैं रेक्टिफाइबल डिफेक्ट, ठीक किया जा सकने वाला दोष। रेक्टिफाइबल को अगर हम सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं ना, करेक्टेबल है। ठीक है ना, ये करेक्ट होने वाली चीज है। ठीक है, फिक्स है, फिक्सेबल, इट्स नॉट फिक्स, इट्स अ फिक्सेबल, मतलब इसे फिक्स किया जा सकता है, ठीक किया जा सकने। तो ये इसके सिनोनिम्स आप मान लीजिए या बेसिक इंग्लिश मान लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक है, वैसे हम बोलते हैं ना नॉर्मल इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि यार डोंट वरी द मिस्टेक इज रेक्टिफाइबल, बोलते हैं ना। मतलब क्या होता है कि चिंता मत करो, ये गलती सुधारी जा सकती है। या अगर हम बोल रहे हैं कि यार दिस इज रेक्टिफाइबल, मतलब ठीक किया जा, ये जो चीज है ठीक किया जा सकता है, तो इस तरह से हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, द रिपोर्ट कंटेन्ड अ रेक्टिफाइबल एरर, मतलब कि जो रिपोर्ट है वो रेक्टिफाइबल, जो त्रुटि है उसमें दोष है, उसको सही किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉनकॉर्डेंट। कॉनकॉर्डेंट, कॉनकॉर्डेंट का अर्थ क्या होता है? कॉनकॉर्डेंट एडजेक्टिव है, विशेषण है, और कॉनकॉर्डेंट का अर्थ होता है मेल खाने वाला, या आप कह सकते हो सहमति में, या आप कह सकते हो एक दूसरे के अकॉर्डिंग, एक दूसरे के अनुरूप, मैचिंग, कंसिस्टेंट, एग्रीइंग। ठीक है, तो ये सारे इसके मीनिंग हो गए। इंग्लिश में बोले तो बीइंग इन अ एग्रीमेंट, हार्मनी और मैचिंग विद समवन, अगर कोई चीज किसी से मैच कर रही हो तो वहां पर भी आप कॉनकॉर्डेंट बोल सकते हो। जैसे कि अगर हमें बोलना हो कॉनकॉर्डेंट रिजल्ट, मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से मेल खाते हुए रिजल्ट्स हैं, मेल खाते हुए समान परिणाम है। या आप कह सकते हो कॉनकॉर्डेंट व्यूज, मतलब समान विचार। व्यूज मतलब क्या, यहाँ पे थिंकिंग वाली व्यूज बोल रही हूं मैं, विचार। ठीक है, ओपिनियन। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, द टू रिपोर्ट्स गेव कॉनकॉर्डेंट रिजल्ट, जो दोनों रिपोर्टों में मेल खाते हुए रिजल्ट्स दिए, मतलब दोनों रिपोर्ट जो है वो सेम रिजल्ट दिए। जैसे अगर हमें बोलना हो ना, आवर आइडियाज आर कॉनकॉर्डेंट, अगर हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी जो थिंकिंग है मिल रही है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, आवर आइडियाज आर कॉनकरेंट, मतलब हमारे विचार एक जैसे हैं, हमारे व्यूज एक जैसे हैं, हमारा थिंकिंग एक जैसा है। या अगर हम बोल रहे हो कि द डॉक्टर ओपिनियंस वाज कॉनकॉर्डेंट, मतलब कि जो दो डॉक्टर के पास गए, दोनों के ओपिनियन सेम थे। तो इस तरह से हम यूज करेंगे। तो ये हमारा आज इस वीडियो का लास्ट वर्ड था। अब हम जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखे थे, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ रेक्टिफाइबल, तो अगर आपको पता था तो आपने कमेंट जरूर किया होगा। तो इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, दैट इज इम्पॉसिबल टू चेंज, एबल टू बी करेक्टेड, वेरी एक्सपेंसिव और वेरी डेंजरस। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एबल टू बी करेक्टेड। सो थैंक यू